नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। वीकेंड है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ। वैसे मुझे उम्मीद है कि जुड़ जाएँगे और बहुत समय बाद एक बुक क्लब का कन्वर्सेशन फिर से लेकर आई हूँ लाइव आप लोगों के लिए। और मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि हम अ, ऐसे ऐसी बुक्स पर लाइव करें जो कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की क्षमता रखती हो। तो मुझे हाल ही में एक बहुत अच्छी किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है, दिख पा रहा है आप लोगों को, आरएक्स फॉर रेजिलियंस। अब आरएक्स आप लोग जानते होंगे, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा मेडिकल का पर्चा लिखता है दवाइयों का, तो ये साइन उसमें जरूर होता है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। साइन का लैटिन वर्ड मतलब मीनिंग है रेसिपी या जो लेना है आपको। तो डॉक्टर्स ये लिखते हैं, फिर आपकी दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखते हैं। रेजिलियंस है, रेजिलियंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई ट्रॉमा है या ट्रेजेडी है, किसी अपने को खो देना। उस मुश्किल परिस्थिति का सामना हम कितनी स्ट्रेंथ के साथ करते हैं और कितनी स्ट्रेंथ के साथ हम उस परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं, उन मुश्किल हालातों से हम बाहर निकलते हैं, वो हमारी रेजिलियंस होती है। कुछ लोग चाहें कि तो फिर सिर्फ रोकर या परेशान होकर या अपने आप को विक्टिम कहकर सेल्फ पिटी में ही वो मुश्किल परिस्थिति में जीते रह सकते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, हमें इससे बाहर आना है, तो उसको कहते हैं रेजिलियंस। तो ये किताब हम लिखी किसने ये भी मैं आपको बता दूं। डॉक्टर सरोज दुबे दिल्ली एनसीआर में जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी, जिसको अगर नहीं पता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट, इंटेस्टाइन, इससे जुड़ी अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गैस्ट्रिक उसकी, उसके वो डॉक्टर हैं। तो जैसी जब मैंने किताब उठाई पहली बार, तो मुझे लगा कोई डॉक्टर होंगे जो ये बता रहे होंगे भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एसिडिटी हो जाए तो क्या करें, इस तरह का मुझे लगा। और डॉक्टर साहब चाहते थे कि मैं उनकी इस किताब पर उनसे चर्चा एक इवेंट में करूं। आप सब जानते हैं मार्च में उस इवेंट से 2 दिन पहले मेरे पैर में मोच आ गई, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, मैं उस इवेंट में नहीं जा पाई। लेकिन जब मैंने किताब खोलकर पढ़ी तो मुझे इतना मजा आया और मैं इतनी शॉक हुई सबसे पहले कि अरे इसमें वो तो है ही नहीं जो मैंने सोचा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो लाइव इवेंट नहीं किया है डॉक्टर साहब का, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ एक फेसबुक लाइव जरूर करेंगे, सब लोग भी जुड़ पाएंगे। और आपके भी अगर कोई सवाल हो डॉक्टर सरोज दुबे के लिए तो जरूर पूछें, हमारे उसमें आप डालें, हम आपसे ले सकते हैं। अरे वाह, मानस हैज जॉइंड फ्रॉम टोरंटो। चलिए, तो अब डॉक्टर सरोज दुबे का स्वागत कर लेते हैं। मैंने बहुत बोल लिया। इस किताब के लेखक डॉक्टर सरोज दुबे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बुक क्लब के लाइव में। थैंक यू सो मच रिचा फॉर कॉलिंग मी एंड वेलकमिंग मी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सारे श्रोताओं को, ऑल द व्यूअर्स, मेरा हार्टफेल लव एंड रिगार्ड्स। और आज मैं इतना खुश हूँ आपके साथ ये इस बुक के बारे में डिस्कस करके। सबसे पहले तो आपके साथ कनेक्ट होना, क्योंकि एक्चुअली आपको मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ रिचा। और जब से आप ये IBN में थे और जिंदगी लाइव में थे, और आपके जो स्टोरीज है वो इतना कनेक्ट करता है हम सबको कि तब से मैं आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड लाइक सो मेनी अदर्स। एंड उसके बाद जब आप जिंदगी विद रिचा आए तो आपकी स्टोरीज हर बार हमें कुछ ना कुछ, इट मेक्स अस सो कनेक्टेड विद ईच अदर दैट इट इज रियली अमेजिंग। फिर उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि, और आपने बहुत काइंडली टाइम दिया कि बुक लॉन्च में आएंगे, जस्ट 2 दिन पहले ये हुआ, तो उस समय अचानक लगा कि अरे माय गॉड, क्या हो गया और ऐसे क्यों हुआ। एंड इनफैक्ट जो मेरे टीम में सीमा जी है, जशन से और नीना, बोले अरे सर ऐसे गड़बड़। मैंने कहा कि देखो, ये हमारा सारा जो बुक है, इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, बीइंग प्रेजेंट। एग्जैक्टली, वही मुझे बाद में रियलाइज हुआ, है ना। क्योंकि अगर हम रेजिस्ट करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारा सारा एनर्जी ड्रेन आउट होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और ये अनफॉर्चुनेटली रिचा के साथ हुआ। वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड लेट अस ट्राई कि कुछ करें। और बाद में बाय इवनिंग आपने ही सो काइंडली नंदिता को भेजा है, हु डिड अ मार्वेलस जॉब। एंड मैं अपने वाइफ को भी बता रहा था कि हो सकता है दिस मे बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, हो सकता है कि हम रिचा से अलग से कनेक्ट हो जाए किसी और फॉर्म में, एंड दैट विल ओनली डिस्कस द बुक। और देखिए आज मैं आपके साथ हो गया, जब जो होना है तभी होता है मौका। अच्छा,
तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अच्छा किसी ने पूछा बुक चाहिए तो पहले हम क्या बता दें अमेज़न पर ये बुक अवेलेबल होगी, कहाँ पर अवेलेबल है? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट अमेज़न पर मैं, अवेलेबल। हाँ, वो अमेज़न में है, ये दोनों किंडल एंड पेपरबैक दोनों में वाइडली अवेलेबल है। मैं अपनी टीम और से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक अमेज़न की एक बार पोस्ट कर दे तो सबको मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल तो ये है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के लिए क्या ज्यादा आसान नहीं होता कि अगर किताब लिखने का सोचा ही है, वैसे मैं जानती हूँ आपकी बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन अगर किताब लिखने का सोचा तो भाई पेट से जुड़ी, इंटेस्टाइन से जुड़ी सारी समस्याओं का एक किताब लिख देते, वाज़न्ट दैट इजियर फॉर यू? क्यों आपने ये बिल्कुल, किताब की जो व्हिच इज मोर ऑफ आई थिंक एक स्पिरिचुअल गाइड लगी मुझे, एक जैसे मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग बुक्स टाइप होती हैं, वो आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन रिचा। और ये बिल्कुल सही है कि इनफैक्ट जब कुछ मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स को पता भी चल रहा था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो बोले अच्छा क्या किस टॉपिक पे लिख रहे हो, लिवर रिलेटेड लिख रहे हो, इंटेस्टाइन रिलेटेड लिख रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज अबाउट लाइफ, हैप्पीनेस, दिस थिंग, एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस, ये सब के बारे में है। और एक्चुअली क्या हुआ था रिचा कि व्हेन आई, जो फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने जो स्टार्ट किया था अबाउट फिर बात ब्रोकन करूंगी ओपन, इसके डिटेल है में। ना, उसके बारे में। तो ये जो होल द जर्नी, एक्चुअली जर्नी कुछ समय पहले से चालू हुआ था, लेकिन मैं अपना नॉर्मल एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर का लाइफ जी रहा था, फेयरली डूइंग फेयरली वेल, सक्सेसफुली अपना ये कर रहा था। देन दिस हैपेंड, एज इफ ना एक काइंड ऑफ डिटोर आ गया, एक रोड ब्लॉक आ गया, और मुझे एक झटका लगा, एंड एवरीथिंग चेंज। और दैट मेड मी सीक डीपर इनटू मेरा एक्चुअल अस्तित्व क्या है, आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, क्योंकि सारे लेबल्स हट गए थे। वो एक फॉर सम टाइम टेम्परली डॉक्टर्स और ये सब का लेबल हटा, तो वो चीज मुझे एक इनर जर्नी करना पड़ा कि मैं क्या हूं। और जब वो इनर जर्नी हुआ और काफी क्लैरिटी आई, तो आई रियलाइज कि जो मैं जी रहा था, द लाइफ फॉर आई वुड से 48 ऑड years जो मैं जी रहा था, आई वाज टचिंग द सुपरफिशियल लेवल। मैं एकदम ना ऊपरी पार्ट, जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग को कर रहा था। एंड एक्चुअली लाइफ कितना ज्यादा डीप और एक्सपेंसिव है। और जब हम अपने आप को, सारी चीज को एम्ब्रेस करते हैं, व्हेन वी लिव होल हार्टेडली, हम सारे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो वी रियली एक्सपैंड, एंड देन हम दूसरे के साथ कनेक्ट बहुत डीपली हो जाते हैं। तो ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंट था। और उसके बाद मेरा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ था, the way I connected with people, the way I could feel more joy, although it started with suffering and deep sadness, but जैसे एक उसमें मैंने बताया भी था, कलील गिब्रान का एक बहुत अच्छा सेइंग है कि the deeper that sorrow carves into your being, the more joy it can contain. तो जब मैं पूरे तरह से उस सैडनेस को एम्ब्रेस किया, तो मैं देखा कि क्योंकि वो वेसल तो एक ही है हमारा। और जब हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब ज्यादा सैडनेस या कुछ आता है तो हम कतरा जाते हैं, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे भी नहीं था। बट जब हम उसको डीपली ये करते हैं, देन वी सी कि वी स्टार्ट एक्सपैंडिंग, हमारा हार्ट एक्सपैंड करता है, एंड उसके बाद हम वी कैन बिकम मोर माइंडफुल एंड नोटिस मोर, और ज्यादा जॉय मिलता है। तो ये मैसेज मैं चाह रहा था कि लोगों तक शेयर करें। और इनिशियली मुझे नहीं लगा था कि कोई पब्लिशर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो मैं सोचा चलो कहीं लिख के एक जगह करता हूँ सेल्फ पब्लिशिंग। फिर सुमा जो मेरी एडिटर है, शी हेल्प मी सो मच। उन्होंने बोला, जब पढ़ी थी, बोली सरोज इसमें जो इनसाइट्स है वो बहुत अच्छे बहुत हैं। अमेजिंग किताब है, लेकिन इसमें एक चीज डॉक्टर साहब मुझे लगी, दो चीजें इसमें मुझे, जो आपका पहला चैप्टर जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने एक ट्रेजेडी का जिक्र किया है जहां इनके पेशेंट की डेथ हुई। कहीं ऐसा लगता है कि डॉक्टर को, हर डॉक्टर को ही लगता होगा, मुझे लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कि हमारे सर्जिकल प्रोसेस में तो कुछ गलती नहीं हो गई, और अगर ऐसा लगता है तो फिर बहुत गिल्ट भी होती है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब दो चीजें लगी। एक तो हम हमेशा से मान के चलते हैं कि डॉक्टर्स तो डेथ को लेकर बड़े इम्यून हो चुके होते हैं, भाई वो तो अपने हॉस्पिटल में रोज सुनते हैं, अच्छा वो उस बेड नंबर इतने की डेथ हो गई, उस पेशेंट की डेथ हो गई, कई बार तो नाम भी नहीं पता था। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, एंड आई एम श्योर दूसरे लोगों को भी लगता होगा, कि डॉक्टर्स तो बड़े डिटैच्ड होते हैं, एक आध कोई बहुत पेशेंट से अटैचमेंट हो जाए, और शायद आपको डिटैच रहना भी पड़ता है। तो किसी की, एक पेशेंट की डेथ का आप पर इतना असर पड़ जाए कि जितना आपने पूरा एक चैप्टर उस पर लिखा है कि आपको महीनों उस चीज ने कष्ट दिया, और शायद कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा बहुत वो कष्ट देती होगी,
और दूसरी ये चीज कि अगर कोई ऐसी हम में से किसी, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, हम में से किसी की जिंदगी में ऐसा कोई कुछ चीज हो जाए ना, तो हम उसे छुपाना चाहते हैं डॉक्टर। अगर मैंने कभी एज एन एंकर कुछ गड़बड़ काम किया होगा तो मैं कभी नहीं चाहूंगी उसके बारे में लिखूं या लोगों को पता चले। किसी डॉक्टर से कुछ गलत इलाज हो जाए या उसके पेशेंट की डेथ हो जाए तो कभी नहीं चाहेगा लोगों को पता चले, क्योंकि उसको हमेशा रहेगा ओ माय गॉड दिस में अफेक्ट माय रेपुटेशन, लोग दुनिया क्या सोचेगी, अरे इनकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। ये दो सवाल मेरे लिए, मैं जब पहला चैप्टर पढ़ा तो मैं हिल गई कि कोई डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो उसको एक डेथ इतना टच कर जाए और दूसरा फिर उस डेथ के बारे में वो किताब का पहला चैप्टर लिखते। आई वांट टू नो फ्रॉम यू। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये एक्चुअली कोर है ऑफ क्यों मैंने ये बुक लिखा। तो एक्चुअली तो मैंने ऑफ कोर्स ये एक इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, लेकिन इंसिडेंट हुआ था और भी, लेकिन 2-4 इंसिडेंट्स आसपास हुए थे अलग। एक क्लोज फैमिली मेंबर का डेथ था, फिर कुछ और भी हुए थे, सडन कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक यंग चाइल्ड सडनली डाइड जो अपने कॉलोनी में थे। फिर कुछ ये हुआ और मैं एक प्रोसेस में था, मैं मेडिटेशन माइंडफुलनेस कर रहा था और ये हुआ। तो व्हाट लेटर ऑन जब मैं भी इंट्रोस्पेक्ट किया तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि उस समय द ग्राउंड वाज फर्टाइल, मतलब कि वो एक तरह से ना ग्राउंड फर्टाइल था कि ये इंसिडेंट जब हुआ, एज यू सेड, ये बहुत जरूरी है डॉक्टर्स को डिटैच होना, नहीं तो हम कैसे हम अगले दिन उठ के दूसरा सर्जरी कैसे करेंगे। नहीं कर इनफैक्ट सकते। अभी रिसेंटली एक कार्डियक सर्जन ने मुझे बताया कि बोला कि योर बुक इज ग्रेट, बहुत अच्छा लिखे हो, लेकिन तुम बताओ यार, हम लोग कार्डियक सर्जन तो दिन रात हार्ट के साथ डील करते, इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हम अगर उसमें इतने डूब जाए तो कैसे करेंगे। मैं बोला संजय नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, but it is not just about that incident. वो चीज एक्चुअली क्या था कि it made me question my identity. सडनली मेरे में, और ये ग्रेस है एक्चुअली, ये नहीं है कि मैं खुद से ये सोचा, सडनली मेरे मन में ये आया कि देखो अभी टेम्पररी क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा रेपुटेशन इज एट स्टेक, मेरा आइडेंटिटी एज अ वेरी एफिशिएंट डॉक्टर वो दैट इज एट स्टेक, है ना, क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि पेशेंट्स भी बोल रहे हैं, मैनेजमेंट भी बोल रहा है, कुछ मेडिको लीगल है। फिर मैं सोचा, और ये चीज चलो ये तो एक पेशेंट का हुआ, सडनली कल को हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो, समथिंग हैपेंस टू माय फैमिली, नियर वंस, कुछ भी हो सकता है, सेपरेशन हो, कुछ भी। तो मैं सोचा कि अगर सब कुछ चला जाता है तो क्या कुछ बचता है, is there something which remains even when everything collapses? ये क्वेश्चन समाव मेरे अंदर घुस गया था। आई थॉट कि जब हमारे पैर के नीचे जमीन जब खिसक जाती है तो जैसे होता है ना, हम किसी के बारे में सुनते हैं, कभी कभी कोई फिल्म एक्टर या किसी के बारे कि इसका ऐसा हुआ, तो हम सोचते वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि शायद द जर्नी हैज स्टार्टेड फॉर हिम, व्हेन हम जिस चीज को बचपन से हम कुछ कुछ लेबल्स बनाते आए, फिर धीरे धीरे वो कंडीशनिंग होता है, फिर हम जैसे डॉक्टर है, हस्बैंड है, फादर है, ये है वो है, पर अगर सब कुछ व्हाट इज इट दैट रिमेन्स, वो बहुत एक डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ये हम सबका, बिल्कुल। आप तो आई नो आप ओशो को कितना फॉलो करते हैं, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके टीचिंग्स में यही क्वेश्चन है कि हु एम आई। और ओशो ने हमेशा ये कहा कि ये सब जो आवरण तुमने ओढ़े हुए हैं, जैसा आपने कहा कि जिन रिश्तों में हो कि किसी की माँ, पत्नी, बेटी, ये वो रिश्ता, आपका पोजीशन डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सब आवरण हटाकर अपने आप को ढूंढना है। तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से आपने किताब लिखी है उसको लेकर। देखिए, तो ये बाई एक तरह से वही है, ये ऐसा बाई सर्कमस्टेंसेस ऐसा हुआ कि जैसे ओशो ने कहा, एक होता है सेल्फ इंक्वायरी है कि आपको सब कुछ हटा दे कि अच्छा हु एम आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, क्या है। पर ये एक तरह से ऐसा हुआ मेरे साथ, और सब कुछ फॉर सम टाइम हट गया था, और मुझे वो क्वेश्चन का आंसर निकालना था। मुझे याद है एक बार मैं काफी काइंड ऑफ अपना डीप थॉट में था, थोड़ा सा सैड भी था, मेरे वाइफ ने बोला देखो ये सब तो होता है हमें। मैं बोला नहीं, वो मैं जानता हूँ सब होता है, और मैंने कुछ अपने से कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बस जानना है कि क्या है, इज देयर समथिंग विच इज। और जब मुझे उस आंसर में काफी क्लैरिटी आई तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक तरह से इन माई लाइफ।
एक मैंने उस चैप्टर में एक लिखा है कि वंस बॉर्न एंड ट्वाइस बॉर्न, एक एलिजाबेथ लेसर है, उन्होंने एक उसको मैंने कोट किया। क्या होता है कि सबके लाइफ में कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, ट्रेजेडीज होते हैं, और ज्यादातर हम फिर बोलते हैं यार चलो ये तो होता है, अब हमें आगे वी हैव टू मूव अहेड, डेफिनेटली वी हैव टू मूव अहेड। लेकिन जो ट्वाइस बॉर्न काइंड ऑफ होते हैं वो उस एक इंसिडेंट को पकड़ लेते हैं, बिकॉज दैट मे बी द डोरवे, वो दरवाजा हो सकता है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मैं यही अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, देखिए सबके साथ समथिंग और द अदर ट्रेजिक इज हैपनिंग, एंड एकहर्ट टोल, जो जिसको मैं बहुत मानता हूँ एज अ गुरु, कई बार आपने उनका जिक्र किया इस किताब में। तो उनका एक लाइन मुझे, मैंने बहुत पहले पढ़ा था बट तभी टच किया गया था कि मेक द मोस्ट द थिंग विच हैज, आई वुड से, हाँ, द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू योर लाइफ, मेक दैट द डोरवे टू एनलाइटनमेंट। मतलब जो आपके साथ सबसे बुरा चीज हुआ है, शायद वही आपको रास्ता दिखा सकता है। और मैं कोई एनलाइटन नहीं हूँ, लेकिन हाँ बोलूंगा कि एक अवेकनिंग है, एक क्लैरिटी है, और वही मैंने इसीलिए वो आई वाज मोटिवेटेड टू राइट अबाउट दिस एंड नॉट कोई गैस्ट्रो इंसिडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है रिचा, आपके जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है। जब मैं लिखने लगा, पहले तो आई वाज मोटिवेटेड, मुझे लिखना है, शेयर करना है। जब मैं ऑलमोस्ट हाफ वे से ज्यादा पहुंचा, तो सडनली मैं सोचा कि यार सरोज, ये तुम क्या कर रहे हो? यू आर, अभी तो 50 का हूँ, और अभी तुम्हारे अभी 10 15 20 साल प्रैक्टिस के बच्चे हैं। इट्स नॉट कि आप मैं कहीं हिमालयस में हूँ या प्रैक्टिस छोड़ दिया हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। तुम ये सब लिखोगे, then you are totally exposed and vulnerable हो गए आप, लोग आप पे डाउट करेंगे, लोग मुझे डाउट करेंगे, तो तुम्हारा आगे थिंक अबाउट योर फ्यूचर। और कुछ मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स ने भी कहा कि ये है। फिर मैंने कहा, और अगेन समथिंग क्या होता है ना रिचा, कि कभी कभी कुछ वर्ड्स हमें बहुत स्ट्राइक कर जाते हैं। तो किसी कुछ एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं, पर मैंने ये कहा कि it is very important that something which moves you deeply, उसको आप शेयर करो, बिकॉज अगर वो आपको इतना मूव और टच किया है, तो दैट मे हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अनदर पर्सन्स लाइफ, तो आई सेड कि ठीक है। एंड वही बात है, इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस एंड सरेंडरिंग, जो मैंने पूरा थीम है बीइंग, आई सेड कि अगर शायद इफ इट इज इन माय डेस्टिनी कि चलो अगर इस बुक के बाद मुझे कोई बैकलैश मिले और ये हो, देन आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये था। पर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि इस चीज को शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है ना कि अगर हमें डीपर जाना है तो हमें सब कुछ काम छोड़ना पड़ेगा, हमें या तो मेडिटेशन करें, बिकॉज एक तरह से स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को हम अलग अलग इसमें ये, बट आई रियलाइज कि अभी भी, लाइक fortunately by God's grace, I am working even more than before, and I have, because probably इसलिए कि हम और ज्यादा प्रेजेंट है और कनेक्ट हो रहे हैं, एंड आई रियलाइज कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, once you gain, you are anchored into something which is more permanent, फिर आप मार्केट प्लेस में उतरिए, आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं आप उसको और अच्छा से क्या बात है। मैं मेन एक गट से रिलेटेड सवाल पे मैं आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत एक उसमें, क्या डॉक्टर्स को जब किसी पेशेंट की डेथ होती है, तो जो मैं आपसे कहती कि हमें परसेप्शन होता है कि अरे डॉक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार हम लोग बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं कि डॉक्टर का क्या गया, डॉक्टर को तो अपनी फीस मिल गई, जो गया वो तो किसी पेशेंट की फैमिली, मतलब ग्रीव तो वो कर रही है। बट आपकी पूरी फर्टर्निटी के लिए मैं आज पूछ रही हूँ, क्या एक पेशेंट की डेथ आप लोगों पर असर छोड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ती है। इसमें बस मैं एक चीज बताऊंगा, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है जो एक, फॉर एग्जांपल, एक एल्डरली पेशेंट है ना, मे बी 60-70, जो क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसको सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, या कोई भी एक है, एंड विद टाइम वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है ना, चीजें खराब हो रहे हैं, एंड फिर उसके बाद एक पार्ट के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। तो तब तक एक्चुअली देयर इज टाइम फॉर द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली
कि उस चीज को एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स के रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हुआ, कल तो ठीक थे पेशेंट, आज क्या हो गया। तो हम बोलते हैं देखो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ सडन हुआ। कभी कभी जब सडन चीजें होते हैं, एक यंग पेशेंट के सिवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ या सिवियर लिवर फेलियर हुआ, डेथ होता है, हमें जरूर टच करता है, डेफिनेटली टच करता है। एंड मैं ये हर डॉक्टर के बारे में बता सकता हूँ विद कन्विक्शन कि देखिए ऑब्वियसली एक एक आर्मर हमारा होता ही है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना पड़ता है। बट डेफिनेटली पेशेंट्स के डेथ हमें अफेक्ट करता ही है, इमोशनली भी अफेक्ट करता है, भले हम वी हैव टू हमें उसको फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि और भी पेशेंट्स है, पर अफेक्ट तो बिल्कुल करता है, उसमें कोई डाउट। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब, आजकल मैं देख रही हूँ ज्यादा हो रहा है, जैसे क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत वीडियोस, पहले तो होता था भाई जो जानना है अपने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो दवाई दे दी, लेकिन अब बहुत वीडियो सब कुछ है व्हाट्सएप पे। आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि लगातार हमारी गट, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पेट है, उसका रिलेशन हमारी ओवरऑल वेलबींग से ज्यादा आजकल स्ट्रेस किया जा रहा है। वो चाहे आयुर्वेदा में हो, योग में हो, मेडिकल उसमें भी हो, हर साइंस ये कह रही है कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी सीधा सीधा रिश्ता एक गट से आजकल जोड़ा जा रहा है। और अगर मेंटल और इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर मुझे आज स्ट्रेस है तो उसका असर, क्योंकि मुझे एसिडिटी होगी, मुझे बेचैनी होगी, हो सकता है वॉमिटिंग शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ। सबसे पहले कहते हैं कि जब आप ठीक नहीं है तो आपका गट पहले डिस्टर्ब होता है। अब आपने किताब लिखी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर, लेकिन डॉक्टर आप हैं गट के, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इस पर इलैबोरेट करें कि आपकी अपनी स्टडीज, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो पेशेंट थोड़ा हैप्पी रहता है वो अपनी प्रॉब्लम से आसानी से निकल पाता है, या ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले पेशेंट्स, लोग ही आपके पास पेशेंट बन के आते हैं कि पेट की प्रॉब्लम हो गई और आप रियलाइज करते हैं कि ये आदमी ओवरऑल व्यक्ति बहुत स्ट्रेस्ड है। बिल्कुल सही है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। बट मैं जानना चाहती हूँ, पर बहुत रेलेवेंट है, और ये बहुत एक्चुअली ये इस पे आजकल तो बहुत रिसर्च हो रहा है माइंड और गट का। देयर इज एक ब्रेन गट एक्सिस है जिसके बारे में आजकल लास्ट आई वुड से 5-10 इयर्स में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, और ये दोनों वे में अफेक्ट करता है। तो जो स्ट्रेस और एंजाइटी तो पेट को, गट को अफेक्ट करता ही है। और मैं इनफैक्ट एक बीच में कुछ आर्टिकल के लिए मेरे से बाइट लिए थे HTCT में, तो मैंने यही कहा कि हमारे 60 to 70% जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, आउट पेशेंट में, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्राइटिस डिस्पेप्सिया है, और उसका कनेक्शन स्ट्रेस और एंजाइटी से है ही। जब हम सारे टेस्ट कर लेते हैं, एंडोस्कोपी किए, CT किए, सब नॉर्मल है, फिर उनको बोलते हैं कि ये है, तो भी बहुत लोग डिनाइल में रहते, नहीं डॉक्टर साहब आप टेस्ट करो, फिर से एंडोस्कोपी करो, फिर करो। पर जब उनको समझा देते हैं, जब वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा डॉक्टर साहब क्या करें, तब हम कुछ एंटी एंजाइटी या माइल्ड एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंड देयर इज अमेजिंग रिकवरी, बहुत रिकवरी होती है। इनफैक्ट अभी कल ही एक लड़की थी, उसके 19-20 इयर्स की, वो आई बड़े खुश होके। एक हफ्ता पहले वो रोते बिलखते, उसके मदर और फादर, और ये एक्चुअली 3-4 हॉस्पिटल से होकर है, एक वीक तक उसकी वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, और सारा टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल है। 2 जगह, एक जगह कहीं और, एक जगह एडमिट थी, फिर दूसरी जगह, फिर फाइनली किसी ने बोला कि आए। मैंने बोला देखो मैं कोई और टेस्ट नहीं बताऊंगा, बिकॉज टेस्ट तो सब हो चुके हैं, एंडोस्कोपी में दोबारा जब सब नॉर्मल है, बट डेफिनेटली एंजाइटी है। तो उनके पेरेंट्स पहले बोले नहीं डॉक्टर साहब इसको एंजाइटी क्या है, हम तो इसको पढ़ाई के लिए भी ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, इतना सब कुछ है, हमारी अकेली डॉटर है ये। मैंने कहा कि देखिए सबकॉन्शियस लेवल में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आई कैन ओनली से कि ये कहीं ना कहीं एंजाइटी है, शायद इससे भी नहीं पता होगा, आप लोग को भी नहीं पता होगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा माइल्ड एंटी एंजाइटी मेडिसिन देता हूँ, लेट अस सी अगर इसका रिस्पॉन्स तो ठीक है। फिर वो आई 3-4 दिन बाद आई थी एंड एकदम ठीक थी, तो मैं बोला बताओ क्या हुआ, तो सब उनके पेरेंट्स बोले डॉक्टर साहब ये तो आपका जादू है। मैं बोला कोई जादू नहीं है, मैंने बस यही किया कि सिर्फ पेट की दवाई नहीं असर करेगा, क्योंकि कनेक्शन इज विद द माइंड।
फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे बोलने लगे, हाँ डॉक्टर साहब थोड़ी एंजाइटी तो है इसको भी, ये है, ये वो बनना चाहती है और वो नहीं हुआ, पर हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं। तो मतलब पेरेंट्स भी उसमें हेल्पफुल है, सब है, लेकिन एंजाइटी का कोई ये तो नहीं है ना कि हम अगर उसको नहीं प्रेशर दे रहे तो नहीं है, लोग अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं। देन दूसरा चीज, गूगल और सोशल मीडिया तुरंत कि लोग आ जाते हैं कि हमें तो कैंसर है, आप बताइए कैसे, रोते हुए, जबकि कुछ नहीं है उनको, सिंपल एक माइल्ड एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्राइटिस है, पर वो पेन एब्डोमेन करके गूगल करते हैं और वो आ जाते हैं। अरे गूगल तो कर लिया तो हर समय ऐसा लगता है कि अब मरने वाले, ये बीमारी मुझे भी, मैं भी बहुत गूगल करती हूँ सिम्टम्स, बट लगता है अब इसके बाद दिस इज द एंड। बट डॉक्टर साहब सिंपल टर्म्स में ऑब्वियसली मैं समझती हूँ, बहुत और साइंस में एक चीज और, तो माइंड और पेट का तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और एक्चुअली जो गट को अभी इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द सेकंड ब्रेन, यानी दूसरा ब्रेन। एक एंट्रोजेनिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे गट में नर्व सेल्स है, जो डायरेक्टली इट इज बीइंग कनेक्टेड टू द माइंड। एंड इनफैक्ट ये भी देखा है आजकल लोग, जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरियाज है, उसकी चेंजेस कैन आल्सो अफेक्ट द माइंड। सो इट्स नॉट ओनली कि माइंड पेट को असर करता है, वो तो कर ही रहा है, पर पेट भी देयर इज अ कनेक्शन विद दैट। तो तभी आप क्वेश्चन है ना कि पेट ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, तो वो चीज अभी काफी उस पर भी रिसर्च हो रही है। मैं वही आपसे इसीलिए पूछना चाह रही थी कि बहुत हम मेडिसिन तो नहीं किसी को समझा सकते, लेकिन आप बेसिक समझा सकते हैं कि ये कनेक्शन क्यों है और कैसे है, किस शरीर के किसी और अंग में क्यों नहीं तकलीफ होती, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो सबसे पहले मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों अफेक्ट होता है। क्यों होता है ना, देखिए वैसे ये चीज है कि स्ट्रेस हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अभी आजकल बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं ना कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक्स यंगर, बहुत यंग में, तो उसमें स्ट्रेस का तो काफी फैक्टर है। तो वो, और अच्छा हेडेक्स, मैं जानता हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स जो हैं सब बोलते हैं कि आधे से ज्यादा हेडेक्स जो है उसका कनेक्शन स्ट्रेस और एंजाइटी से है, तो वो तो है। और गट से ज्यादा है क्योंकि देयर इज एन कनेक्शन बिटवीन, क्योंकि जो हमारे गट की लाइनिंग में भी नर्व सेल्स है, और वो लगातार देयर आर ट्रांसमिटर्स बिटवीन द माइंड एंड द गट, जो कि मैसेजेस देते रहते हैं। अगर आप स्ट्रेस थे तो वो मैसेजेस दे गो डायरेक्टली टू द गट। तो वो कनेक्शन जो पेट का है वो तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन गट एक्सेस। देखिए विनय लता कह रहे हैं कि यही मेरे साथ हो रहा है पिछले 4 साल से, मैं क्या करूं मुझे बताना। तो मुझे लगता है विनय फिर आपको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, कि मैं जितनी पढ़ पाई मुझे बहुत मजा आया इसको पढ़ने में। सिर्फ मजे की बात नहीं, किताब एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बहुत कुछ। मैं एक चीज में आपकी कुछ पढ़ रही थी ना डॉक्टर साहब, मेरी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे, पता नहीं पहले में ही आपने कुछ लिखा है ना, टू डू वाली जो चीजें हैं। और एक और चीज बड़ी अच्छी आपने, ब्रेक योर हार्ट डेली वाला, ब्रेक योर हार्ट डेली, कि yes. कई बार और हम बहुत इम्यून हो जाते हैं कि हम कोई अपने सामने कोई दृश्य देख रहे हैं, किसी गरीब बच्चे को देख रहे हैं, कि हम देख के निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, उसको देखो, उस दर्द को महसूस करो, रोना आए तो रो लो। और रोने से याद आया डॉक्टर साहब, एक कहीं आपने एक वो लिखा था, तो मुझे ये थॉट आया कि हमको बचपन से ना सिखाया गया, वी आर ट्रेन्ड टू रिप्रेस। अरे बेटा रो नहीं, अरे चिल्लाओ नहीं, धीरे बोलो, ये मत करो, वो मत करो, हमेशा हमें क्या नहीं करना है ये बताया गया। तो रिप्रेशन ऑफ इमोशंस जो है वो हमारी गट हेल्थ पर और ओवरऑल हमारी वेल बीइंग का कितना नुकसान कर रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट आप अगर जैसे पढ़ेंगे ना, जो ये जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड हीलिंग जो मेरे लिए था ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टू बी टोटली प्रेजेंट विद माय इमोशंस, क्योंकि उस समय बहुत सारे इमोशंस थे, गिल्ट, सैडनेस, डिस्पेयर, हेल्पलेसनेस। और मुझे समझ में आ गया था, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मेडिटेशन वगैरह से करता था, कि आई cannot reject these feelings, the only way out is through। तो मैं सारे इमोशंस के साथ I would allow them to be, उसको मैं rather than rejecting it उसको अपने पास आने दिया। और इसमें मैं सोचा, मैं एक समय मुझे लगा कि मे बी दे विल ओवरवेलम मी और मैं बचूंगा नहीं, पर उस समय मेरा वो एक डिजायर इतना स्ट्रांग था टू नो द ट्रूथ, कि मैंने कहा कि आई डोंट माइंड बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मुझे जानना है। एंड मैंने ये सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया कि व्हेन आई सैट विद ऑल दीज इमोशंस, एक समय आया कि इतना सारा डिस्पेयर, फियर, सब कुछ था, बट इट वाज सराउंडेड बाय एक स्टिल, पीसफुल
सेंस ऑफ प्रेजेंस। और वो मेरे लिए इट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल, क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं इतना काइंड ऑफ आई एम सो सैड एंड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, हाउ कैन आई हैव दैट सेंस ऑफ पीस? एंड देन वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगा, एंड आई रियलाइज कि जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं अबाउट दैट अवेयरनेस एंड प्रेजेंस which will always surround us, and actually अगर हम और डीपर जाएं तो that is our actual nature। तो यही जो आप बता रहे हैं ना कि हमें जो ये आजकल इमोशनल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है कि कभी भी कोई, जैसे अगर हम बैठे हैं सडनली हमें थोड़ा लो लग रहा है, थोड़ा सैड लग रहा है, तो हम लगता है अरे रे ये चीज मुझे नहीं चाहिए, भागना सिखाया, रो मत तो बिल्कुल अच्छी डिस्ट्रैक्ट बात करे, है। में बात करे, कहीं शॉपिंग जाए, कुछ कोई अल्कोहल ले ले, कुछ करे, और वो चीज फिर बरेड रहता है, वो दबा रहता है। छोटे छोटे चीज तो दबे रहते हैं, लेकिन जो बिगर ट्रॉमास है वो भी अंदर रहता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर टू सपोर्ट कि जो सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं हमारे, वो बहुत बार फिजिकल इलनेस के रूप में लेते हैं। एंड इनफैक्ट एक मैं बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा भी था कि जिसमें वो कनेक्शन ऑफ कैंसर्स विद सप्रेस्ड इमोशंस को, और ऐसे एक नहीं, देयर वर क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एक सेलिब्रिटीज के भी थे कि बचपन से कुछ इमोशंस दबे रहते हैं, व्हाटएवर इट कैन बी, बोलो मत बताओ, हाँ बताओ मत, छिपाओ, और वो अंदर ही अंदर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो जगह लेगा ही, वो मैजिकली तो डिसअपियर करेगा नहीं, और वो बॉडी में जाता है, कहीं सप्रेस होता है, एंड इट इज मैनिफेस्टेड एज सम फिजिकल सिम्टम। तो कनेक्टेड सवाल पूछ रही हैं, सो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल आर लेस प्रोन टू स्ट्रेस, जो जिनके मन में जब जो आता है वो बोल देते हैं। हालांकि आई ऑलवेज डोंट एग्री विद स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, क्योंकि कई बार वो लोग थोड़ा कड़वा भी बोल देते हैं, किसी दूसरे को हर्ट भी कर देते हैं, बट क्या उनको कम स्ट्रेस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको स्ट्रेस उल्टा होता है। मे बी अपना जो आया तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उसका जो रेपरकशन है ना, जो दूसरे को आपने बोला, ऑब्वियसली वो जो फील करेगा, बिकॉज हम सब कनेक्टेड है ना, कहीं ना कहीं तो हम सब कनेक्टेड है। और दूसरा एक बहुत अच्छा सेइंग है जो उसको मैंने कोट भी किया अबाउट स्पेस, कि बिटवीन एनी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, in that space is the power to choose a response, and in that choice lies our freedom। तो किसी ने हमें बोला, हाँ, in that space lies our growth and freedom, our freedom, है ना? क्योंकि जैसे किसी ने बोला हमें कुछ, और तुरंत हमें लगा और हम रिएक्ट करना चाहते हैं, पर आप जानते हैं कि कुछ अगर मैं अभी कुछ ऐसे बोलूंगी या बोलूंगा तो उसका इफेक्ट ठीक नहीं होगा। तो when that space is cultivated by the practices जो मैंने बताया, थोड़ा माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो फिर आपको पता है कि अभी मैं अगर ये बोल दूंगा तो फिर वो दिस थिंग विल मल्टीप्लाई एंड एग्रीवेट। हम थोड़ा रुक जाते हैं, शाम में बात करते हैं, जैसे हम लोग एज फैमिली कपल्स, फॉर एग्जांपल मेरे वाइफ ने कुछ बोला, अरे तुम तो बिल्कुल मुझे कहीं नहीं ले जाते हो, ये करते हो, अच्छा मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो अभी नाराज है कोई और चीज से, मे बी बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड। अगर मैं फिर रिएक्ट करूँ, नहीं नहीं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम तो वहां गए, तो द थिंग विल मल्टीप्लाई। वो स्पेस अगर हम देते हैं, चलो अभी बात नहीं करते, शाम को मैं बोल सकता हूँ कि देखो जो तुमने बताया वो एग्जैक्टली सही नहीं था, तो वो भी फिर इसी में से कि हाँ ठीक है उस समय तुम्हें गुस्सा। तो ये स्पेस जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन बी इंक्रीज। इसको एक्चुअली एक तारा ब्राक ने कहा है, इट इज अ मैजिक क्वार्टर सेकंड, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है, लेकिन विथ टाइम इट कैन इंक्रीज, और बहुत बार आप सारा चीज रिप्ले कर सकते हैं कि आप बोलोगे तो क्या होगा, वो फिर सुनेगा, दिस स्पेस कैन इंक्रीज। सो स्पेस को मैंने काफी in my life, I would say, with these practices and all, I have seen that space can increase and it helps us a lot। और एक और चीज, लास्ट एक्चुअली स्नेहा को बता दूं, स्नेहा कह रही है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, तो स्नेहा आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, क्योंकि इसमें बड़े सिंपल तरीके से बताया है। डॉक्टर साहब के जवाब के बाद इनकी मैं इनफैक्ट एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बताऊंगी। जी डॉक्टर साहब, जो आपने जो बताया था ना, दोस प्रैक्टिसेस अबाउट ब्रेकिंग योर हार्ट डेली, इनफैक्ट मैं सोच रहा था आपके बारे में बाद में, जब अभी कल परसों जब ये था कि बिकॉज आपके जो स्टोरीज हैं राइट फ्रॉम IBN जिंदगी लाइव, और इसमें आप जैसे बताते थे और आपको देखा भी गया है कि जब आप कुछ
स्टोरीज होता था तो आप रो पड़ती थी, और ये यू अलाउड इट टू ब्रेक योर हार्ट। कुछ एंकर्स बोलेंगे नहीं नहीं हमें डिटैच रहना है, पर आप देखिए, आप खुद से महसूस कर सकते हैं, बाय अलाउइंग योरसेल्फ टू ब्रेक योर हार्ट, आपका हार्ट और एक्सपैंड हुआ। एंड आज की डेट में आपको लोग इतना चाहते हैं और फॉलोअर्स इतने हैं क्योंकि आप डीपली दूसरे लोग से कनेक्टेड है, बिकॉज व्हेन वी अलाउ आवरसेल्व्स टू ब्रेक ओपन, बिना डरे कि क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि यू अलाउ योरसेल्फ समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, अगर हम बेगर को देख के हम नहीं कर सकते, बट यू कैन अलाउ थिंग्स विच टच यू, लाइक आपने कोई मूवी भी देखा या बच्चे को, यू अलाउ इट टू टच इट, है ना, एंड यू विल सी, और पैराडॉक्सिकली आप देखेंगे, और यही मेरा एक्सपीरियंस है और ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा हार्ट जो है, नॉट द फिजिकल हार्ट जो हमारे लेफ्ट साइड में, बट एक काइंड ऑफ, यू कैन से दैट स्पिरिचुअल हार्ट और इमोशनल हार्ट, इट एक्सपैंड्स, उसका इतना कैपेसिटी है कि अगर हम जितना भी हम डीपली टच हो जाए उसमें। और भी एक चीज है, ब्रेने ब्राउन जो है ना, जो वल्नरेबिलिटी एक्सपर्ट मानी जाती है, उसके बड़े अच्छे टॉक्स है, वल्नरेबिलिटी है, एंड बुक में भी है, तो उसने भी एक बहुत अच्छा चीज कहा था कि क्योंकि बहुत बार हम एक आर्मर हम डालते हैं, वी नम आवरसेल्व्स टू पेन, है ना, कुछ पेन होता है तो हम उसको दबाते हैं, बट उसमें उसने कहा कि व्हेन वी नम आवरसेल्व्स टू पेन, वी नम आवरसेल्व्स टू जॉय एंड हैप्पीनेस। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप पेन को तो नम कर देंगे और आपको जॉय और हैप्पीनेस, और यही एक्सपीरियंस मेरा भी रहा कि व्हेन टू फुल्ली एक्सपीरियंस इट, फिर बाद में, और एक मैंने टेडेक्स टॉक भी दिया था अबाउट द आर्ट ऑफ बीइंग एंड डूइंग में, जिसमें दी स्मॉल मोमेंट्स ऑफ ऑ एंड वंडर जो हमें डेली जब हम थोड़ा प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा माइंडफुल होते हैं, तो वी स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स। और अभी आई एम श्योर एग्री करेंगे कि जो आपको छोटी छोटी चीजें जो when you used to break open, that would have allowed you to evolve as a better person and as a more complete human being. जी, जबकि उन दिनों मुझे सुनना पड़ता था। एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते, जो मैं न्यूज पढ़ रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे 2-3 लोगों ने थोड़ा ताना भी मारा कि अरे एंकर्स पे टीवी पर ऐसे रो थोड़ी सकते हैं, तो मैं कहती थी मैं रो ही नहीं हूँ, बट हाँ वो कहानी ऐसी थी कि मैं इमोशनल हो गई। लेकिन आगे जाके मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी लाइफ जैसा शो शुरू होगा मैं इतने लोगों से। और जो आपने सुख और दुख की बात कही ना डॉक्टर साहब, ये हमारे साथ भी होता है। अगर बहुत टाइम एक परेशानी से डील करते करते हम थोड़े हार्ड बना लेते हैं अपने आप को कि हमें उस परेशानी से रोना ना आए या हम परेशान ना हो, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। उसके बाद कोई खुशी भी आई ना, तो मैं खुशी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मतलब मुझे अजीब सा लगा कि मैं खुश नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को दुखी होने से रोका तो खुश हो गई ना, दोनों इमोशन खत्म हो गए मेरे अंदर। तो वो अंदर जो बच्चा कहता है कि बच्चा जिंदा रखना है, उसी की आई थिंक ये सारी आपको, और वही जैसे मैंने फॉरवर्ड में भी बोला कि जो होल हार्टेड लिविंग है, इट इज अबाउट, और यही मैंने सीखा, और ये अगेन मैं यही शेयर करना चाहता हूँ लोगों से कि वी हैव टू लिव होल हार्टेडली, एंड हमें सब कुछ एम्ब्रेस करना है। हमारे जो शैडोज है, जो परछाइयां है जिससे हम दूर भागते हैं, हम सब में एक्चुअली ऋचा, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं और नहीं भी बैठे हैं, हम सबके जो इतने चीज कॉमन है कि हम यकीन भी नहीं कर सकते। ऑल ऑफ अस वांट ओनली मे बी 2 or 3 थिंग्स। वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी एट पीस, एंड वी वांट मोर जॉय इन आवर लाइव्स। हम सब यही चाहते हैं, चाहे हम कोई भी जिस प्रोफेशन में हो, हमारे जो वांट्स एंड डिजायर्स वही है कि हम जस्ट वी नीड टू बी हैप्पी एंड एट पीस। तो इसीलिए अगर हम एक दूसरे को अगर हम समझ सके, तो अगर हम अपने परछाइयों को एम्ब्रेस कर सकेंगे, तो हम दूसरे से भी कनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो मे भी कुछ और चीज से स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है कोई एंगर से स्ट्रगल कर रहा है, कोई जेलसी से स्ट्रगल कर रहा है, कोई डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा है। एक कहावत अगेन है कि ईच ऑफ अस इज स्ट्रगलिंग विद सम बैटल और द अदर, बी काइंड ऑलवेज, तो इफ वी आर काइंड, इफ वी आर जेंटल, एंड इनफैक्ट मैंने क्रिएटिविटी एक चैप्टर में ये मेंशन किया है, एक उसमें चैप्टर है क्रिएटिविटी का, कभी आप पढ़िएगा। तो एक चीज, ऑफ कोर्स मैंने कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह बताए, पर ऋषा, द मोस्ट क्रिएटिव थिंग इन आवर लाइफ is actually living.
वी आर ऑल क्रिएटिव बीइंग्स। हम क्रिएटिविटी को सोचते हैं कि चलो म्यूजिक है, पेंटिंग, वो सब तो है ही, बट यू नो जो एक अभी है ना, तो एक सेंटेंस है कि the best creators are those whose medium is life itself। तो हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, यू नो, हमारा एक स्माइल कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। कभी कभी होता है ना कि अब हम किसी की कोई बहुत डिप्रेस्ड है, और मैंने ये अगेन कहीं पढ़ा था, ये मैं इसका सोर्स नहीं जानता हूँ, समवन वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड क्योंकि बहुत दुखी था। कोई एक आदमी उसको ऐसे ही मिला एंड जस्ट पैटेड हिम कि क्या हो गया, यू नो बेटे क्यों इतना दुखी हो, चलो सब होता है। तो उससे कुछ दे डिडंट शेयर कि क्या हुआ, पर उस लड़के, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रहा था, ही वाज अनएम्प्लॉयड और ऐसे ही दुखी था, वो उस दिन ही वाज एक्चुअली गोइंग टू कमिट सुसाइड। पर उस लड़के, उस आदमी के जस्ट एक स्लाइट पैट एंड स्माइल, वो सोचा चलो यू नो आज नहीं करता हूं, बिकॉज ही फेल्ट अ लिटिल बेटर। अगले दिन ही गॉट एन, उसको ऑफर लेटर मिला कहीं, यू नो कोई इससे, एंड देन उसके बाद ही गॉट इनटू अ जॉब एंड दिस थिंग। और बाद में वो खोजने लगा उस आदमी को जिसने उसकी जान बचाई, तो वो मिला नहीं। तो देन ही रियलाइज कि ये लाइफ का मैसेज है कि वो आदमी नहीं मिला, बट ही वाज जस्ट अ मैसेंजर कि वो भी किसी और की जान ऐसे ही बचा सकता है, या यू नो जान नहीं बचाए, ही कैन मेक हिज डे बेटर। हम जस्ट एक बोले हाँ क्या हाल है, यू नो हाउ आर यू, वी आर जस्ट प्रेजेंट विद अनदर पर्सन, जस्ट बीइंग देयर फॉर अनदर पर्सन। ये क्रिएटिव एक्ट्स है एक्चुअली हमारे लाइफ का। डॉक्टर साहब कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे यहाँ मासेस में बहुत लोगों को हिंदी में पढ़ने की शायद आदत होगी या सहूलियत होगी, आपको ये किताब हिंदी में छापनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं इनफैक्ट अपने पब्लिशर्स से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, और इसको करूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बताया, यू नो मेरी भाभी जो कि हिंदी टीचर है वो जमशेदपुर में, वो बहुत कीनली फॉलो करते हैं, पर बोलते हैं कि राजीव जरूर मैं इसको ये करूंगा और अपने पब्लिशर से बात करूंगा, और लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स रहा तो जरूर ये हिंदी में इसको। चलिए टाइम कम है, हम ये तो किताब में बहुत कुछ है आप लोगों को पढ़ने के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ किताब जरूर खरीदेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर। आई थिंक रेन, डू यू वांट टू डिस्कस दैट? मैं देखा प्रैक्टिसिंग रेन, जिसमें रेन आर इज फॉर रिकॉग्नाइज, A is for acceptance, I is for investigate, and N is for nurture or non-identification. तो थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, then probably we'll close the conversation. बिल्कुल। सो ये जो रेन प्रैक्टिस है, ये बेसिकली एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जो कि हम यू नो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। क्या होता है, जो हमने बात की थी ना कि हम इमोशंस जब आते हैं तो बेसिकली एक तो बहुत बार होता है ना, जैसे हम बोले आई एम एंग्री, आई एम सैड, तो हम और इमोशंस में कोई जगह नहीं रहता है, यू नो वी बिकम द इमोशन। बट एक्चुअली विद प्रैक्टिस देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एंगर आ रहा है, यू नो देयर इज अ डिफरेंस। सपोज मुझे गुस्सा आया और मैं तुरंत रिएक्ट किया। नाउ व्हेन वी स्टार्ट यू नो दिस स्मॉल प्रैक्टिसेस, तो हम रिकॉग्नाइज पहले करते हैं, अच्छा गुस्सा आ रहा है, हो सकता है हम फिर भी रिएक्ट करें। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अलाउइंग इट, यू नो कि हम उसको अलाउ किए, हम रेजिस्ट नहीं किए, एंड देन इन्वेस्टिगेट मतलब फिजिकल। सो मैं एक छोटा सा ये करता हूँ, एक स्मॉल हाफ मिनट का प्रैक्टिस। सब लोग जहां भी हो, कहीं भी बैठे हो, आंख बंद कर सकते हैं खुला। जस्ट इमेजिन कोई एक सिचुएशन जो आपके आज कल में हुए होगी, जो आपको थोड़ा सा अपसेट किया हो, हर्ट किया हो, यू नो समथिंग विच इज वाज नॉट वेरी दिसिंग, कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ समथिंग सम माइल्ड इरिटेशन, अनोयंस, हर्ट और समथिंग। अब आप जहां भी बैठे हैं, फर्स्ट आप आर जो है रिकॉग्नाइज कि ओके वो फीलिंग है, वो सैडनेस है, हर्ट है, एंगर है। सो फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज, जो कि ज्यादातर हम नहीं करते, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन जो सेकंड स्टेप है इज अलाउ और एक्सेप्ट। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बैठे तो हम बोलते हैं अरे ये सैडनेस क्यों आया, कैसे आया, आज भी आ गया, या ये है, सो वी रेजिस्ट, एंड दैट इज एक्चुअली, है ना, उसको हटाओ। तो आपने फर्स्ट उसको रिकॉग्नाइज किया, अलाउ इट टू बी देयर, रहने दो। आप देखोगे अगर आप रहने दोगे वो थोड़ी देर बाद चला भी जाएगा। सो जस्ट अलाउ। थर्ड इज इन्वेस्टिगेट। वो एक मेंटल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इट इज जस्ट टू सी वेयर इट इज इन योर बॉडी। लाइक हो सकता है कि कहीं वो चेस्ट में हो सकता है टमी में हो, कहीं भी। सो
इनिशियली तो आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल सी कि ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कहीं नेक में, चेस्ट में, यू नो, एक हैवीनेस के रूप में। सो जस्ट बी, आपको कुछ नहीं करना है। सो आपने रिकॉग्नाइज किया, अलाउ किया है, उसको रेजिस्ट नहीं किया, रहने दिया जहां भी फिजिकली है, यू नो, एम्बॉडीड एक फीलिंग है। एंड द फोर्थ इज नॉन आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपने ये तीनों प्रोसेस किया, तो दैट इज अपने आप में नॉन आइडेंटिफिकेशन हो गया। यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट अलाउइंग, एंड देन फिर आप यू नो यू कैन, सो दिस यू कैन डू। कभी कभी सडनली अगर मैं ऑफिस में भी कहीं बैठा हो, कुछ हो, आप कर सकते हैं, यू नो, जब प्रैक्टिस होता है, या अपने नॉर्मल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में सुबह 5 मिनट कोई अगर इमोशंस के साथ है, सो यू विल सी कि एक्चुअली इमोशंस जो है ना वो आते और जाते, दे आर फ्लीटिंग। पर जब हम, प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं नहीं इमोशंस कहाँ फ्लीटिंग है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो हफ्तों या महीनों या यू नो डेकेड्स तक आता है। एक्चुअली वो रेजिस्टेंस है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग इट। अगर हम उसको अलाउ करेंगे, यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे जाएगा। और जो चैप्टर मैंने इमोशंस में बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की है, सो व्हाट आई जस्ट से इज कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ इमोशंस, दे आर देयर, वो मैसेंजर्स हैं। उसको हमें एक बच्चे के समान थोड़ा यू नो प्यार से हमें यू नो ये फॉन्डल करना होगा, उसे अपने पास लाना पड़ेगा रादर देन रिजेक्टिंग। और एज अ किड हम अपने इमोशंस को अगर ये करेंगे, देन यू नो वील बी एबल टू सी कि फिर भी इमोशंस आते रहेंगे, बट वील बी एबल टू हैंडल देम बेटर। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर, इमोशन जरूरी नहीं कि हमेशा, मतलब एक है कि हाँ मैं सैड हूँ या मैं विक्टिम हूँ तो मुझे देखना शायद अच्छा भी लगेगा, लेकिन जब नेगेटिव इमोशन, मुझे आपसे जलन, अब जब मैं देख रही हूँ कि मुझे तो इनसे जलन हो रही है, सो ये तो नेगेटिव, बहुत नेगेटिव है, और ये मेरे ही अपने प्रति एक नेगेटिव पिक्चर बना रहा है। जब मैं उसको, आपने कहा ना उसको एक्सेप्ट करो, तो मैं सोचूंगी ओहो क्या मैं इस तरह की व्यक्ति हूँ कि मैं जेलस फील करती हूँ, गुस्सा, या मेरे अंदर आपसे बदला लेने की भावना आ रही है, आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, अब मैं मुझे बदला लेना है। ये सारे इमोशंस ना नेगेटिव, और ये हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आ भी रहे होंगे, मैं क्यों स्वीकार करना चाहूंगी कि मुझे आपसे बदला लेना है, बिकॉज देन इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज ऑफ माई सेल्फ, यू नो। इनसे कैसे, नेगेटिव से कैसे डील? इनसे इनसे भी यू नो द प्रोसेस रिचा इज द सेम। क्या होता है ना, अब इसमें आप देखेंगे एक यू नो देयर इज अ सेइंग कि एक प्राइमरी एरो होता है और एक सेकेंडरी एरो है। प्राइमरी एरो है जो भी आया, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, जो भी है वो तो आया और अपना टाइम लेगा और जाएगा। जो ये सेकेंडरी एरो है दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस। और आप देखेंगे कि सपोज मुझे फॉर एग्जांपल जेलसी है किसी के काम से या कोई चीज से, now if I say ठीक है, I recognize it is I'm jealous, I accept it, that doesn't make me a lesser person, you know, हम जैसे हैं वो है, but I will not resist it। प्रॉब्लम क्या होता है, हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हम बोलते हैं अरे मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, या एंगर क्यों आ रहा है, या हेट्रेड क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसे नहीं हूं, मैं तो ऐसे हूं। और एक्चुअली आप देखेंगे जो पहला इमोशन तो कहीं निकल गया, और जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल है ना। तो उसमें इवन जो मैंने उसमें भी कहीं मेंशन किया, बात इस बार नहीं हो पाई, सेल्फ कंपैशन की। समटाइम्स वी हैव टू गिव आवरसेल्फ दैट, ठीक है, यू नो आई एम नॉट परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। अगर मुझे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आई शुड अलाउ माई सेल्फ कि ये ठीक है, ये आ रहा है, हो सकता है। और अगर हम उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, आज नहीं तो आफ्टर सम वीक्स और मंथ्स ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और वो होते भी है। मेन चीज है कि हम उसको रेजिस्ट नहीं करें, ये नहीं सोचे कि मुझे आना नहीं चाहिए, एक्चुअली वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। और जैसे आप जानते हैं बहुत सारी चीज हमारे कंडीशनिंग है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, जो पास्ट लाइफ मानते हैं वो भी उसको, सो देयर इज अ बैगेज वी कैरी। इट इज नॉट जस्ट कि यू नो आज मैंने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतना मैंने कुछ प्रैक्टिस किया, बुक लिखा, बट आज भी देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एक्सपीरियंस, बट नाउ आई हैव गिवन माई सेल्फ परमिशन टू जो भी फील कर रहे हैं करें, ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट दिस थिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिजेक्ट इट। हाँ ठीक है, एक साथ सारी चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकेंगे, बट मैं समझ गया हूँ ये बात कि हमारा रेजिस्टेंस एक्चुअली मोस्टली हमें प्रॉब्लम करते हैं। तो नॉन रेजिस्टेंस यू नो द की।
क्या बात है। तो मुझे लगता है ये ऐसा टॉपिक है, इस पे हम दिन भर बात कर सकते हैं और सवाल आए जा रहे हैं। रुचि कह रही है सच एन नाइस थॉट प्रोसेस, विल प्रैक्टिस इट। तो मेरा तो सबसे पहले कहना है कि आप लोग इस वीकेंड का अच्छा इस्तेमाल करें। ये RX फॉर रेजिलियंस की किताब है, अमेज़न पर अवेलेबल है, डॉक्टर सरोज दुबे की। इसको तुरंत आप ऑर्डर करें, मंगाएं और इसको अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है, हम किताब मंगा के हमारी बुक शेल्फ में चली जाती है, मेरे साथ बहुत बार ये होता है। बट ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं बुक शेल्फ में नहीं रख पा रही हूँ, जाती है फिर वापस आती है, फिर मैं कुछ पढ़ती हूँ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, 189 पे डॉक्टर साहब सबसे पहली एक प्रैक्टिस आपकी मिली जो मैं करती हूँ। Make it a practice to smile at strangers or people you meet on the streets. Don't worry about what they may think, just smile. इसका मैं छोटे से अपने एक्सपीरियंस का ये कॉन्वर्सेशन क्लोज करूंगी। तो मेरी हमेशा स्ट्रेंजर्स तो नहीं, बट मैं देखती हूँ सोसाइटी में जब मैं वॉक करती हूँ तो सीनियर सिटीजन जो भी अंकल आंटी मुझे देखते हैं, मैं उनको नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, और मुझे किसी का नाम नहीं पता, कौन कहाँ रहता मुझे नहीं पता, सब लोग। लेकिन मुझे क्या मिलता है, खुश रहो बेटा, अरे कैसी हो, अरे बड़े दिन से दिखी नहीं। हो सकता है वो भी मुझे नहीं जानते, बट हम दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर लेते हैं। ऐसे एक बार मैं रोड पे जा रही थी, वो मॉर्निंग वॉक में, एक बूढ़ी सी आंटी जा रही थी, मैंने कहा नमस्ते आंटी, तो उसे रुक गई वो आंटी अंकल दोनों। बोले बेटा तुम यहाँ इस सोसाइटी में, अपनी उन्होंने कोई सोसाइटी का नाम लिया, मैंने कहा नहीं मैं वहां नहीं रहती। बोले फिर तुम हमें जानती हो, मैंने कहा नहीं। बोले फिर तुमने हमें विश क्यों किया, मैंने कहा ऐसे ही, आप बड़े हैं, आपको विश करके मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, और हमारे छोटे शहरों के संस्कार यही है, हमने बचपन में ये सीखा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, दैट स्माइल ऑन द फेस ऑफ दोज एल्डरली कपल, इतनी प्रेशियस स्माइल थी ना वो। तो मुझे, मेरा तो दिन बना ही बना, मुझे लगता है मैं शायद किसी और का दिन बना पाई। बिल्कुल तो बिल्कुल, और ये यही क्रक्स है ऋचा। और इसमें एक बड़ा अच्छा एक कहीं एक टेडेक्स टॉक भी है, यू नो, ये साइकिल है। देखिए आपने स्माइल किया, आप जो उनका स्माइल मिला, आपका दिन बना, यू फेल्ट। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट होता है, एंड उनको आपने किया, अब आप यू आर फीलिंग गुड, आप और एक दो लोग के साथ यू विल बी यू नो कन्वेइंग वो जो है दैट अंकल एंड आंटी, वो भी 3-4 लोग के साथ यू नो शेयर करेंगे, एंड दिस इज द सर्कल, दिस इज द सिमेट्री ऑफ काइंडनेस। सो ये बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया टू क्लोज इट की, यू नो, और यही हमें साइकिल है, वी आर ऑल कनेक्टेड टीचर। जैसे आप जानते हैं, यही मेरा एक्सपीरियंस है। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि हम अलग है, वो अलग है, हम एक रेस में, हमारा बस फैमिली है, इतना तक है। नहीं, हम डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम जुड़े हुए हैं, यू नो, मोर डीपली देन वी थिंक। एंड हमें बस समटाइम्स हम हेजिटेट करते हैं कि हम हेल्प मांगेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। एक्चुअली अगर हम हेल्प मांगते हैं, दिस वाज माय एक्सपीरियंस, पीपल आर मोर विलिंग टू हेल्प यू। तो आई वुड से, यू नो, यू ask for help, be connected, that is the reason why we are on this earth, I think वही हमारा मेन पर्पस है और ये रखने का। क्या बात है, आपका पेज 189 से मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, मैं इसको और पूरा पढ़ूंगी, कुछ पेजेस अभी रह गए। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर सरोज दुबे हमारे साथ जुड़ने। आफ्टर फ्यू मंथ्स हो सकता है, अगर आपको भी टाइम मिले तो एक और हिंदी की किताब का इंतजार करेंगे हम, मतलब इसी किताब को हम हिंदी में इंतजार करेंगे और इस पे और भी कुछ चीजें पे डिस्कस कर सकते हैं कभी, आपको बाद में अगर टाइम मिले तो। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि आपको अपने अब जो आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते होंगे अपने पेशेंट्स को, आपको हर पेशेंट को एक किताब देनी चाहिए उनकी रिकवरी में ज्यादा हेल्प करेगी। और बाकी एक और चीज मैं अपने सब व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी क्रॉनिक इलनेस से डील कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल इमोशनल कोई इश्यूज हो, या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तब तो मुझे लगता है ये किताब बिल्कुल, मतलब आपको ले ही लेनी चाहिए या उन व्यक्ति को गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिकवरी में बहुत बहुत हेल्प कर सकती है इस तरह की किताब हर पेशेंट के लिए। और यू नो, हम सब लोग ज्यादा हेल्दी रहें, हैप्पी एंड हेल्दी इज माय विश फॉर एवरीवन। यही है ना, वी शुड हमारा मेन एम अल्टीमेटली यही है, एवरीवन हियर वी जस्ट वांट टू बी हैप्पी। एंड कोविड ने एहसास दिला दिया सर कि नो अमाउंट ऑफ पावर एंड मनी एंड पोजीशन कुछ काम नहीं आती, probably happiness and good health is what helps। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मोटिवेटेड, ये सारी चीजें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज्यादा शुक्रिया डॉक्टर सरोज जी का है जिन्होंने किताब, ऋचा, आपके कारण ही सब जुड़े हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने यू नो टाइम दिया इस बुक के लिए एंड इस पे डिस्कस करने के लिए। इट मींस सो मच टू मी, मैं क्या बताऊं, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, एंड आप सब लोग जो जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में ही, अब आप लोग जो फेसबुक इस लाइव की रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस किताब से आप लोगों को बहुत फायदा हो, आपको और आपके अपनों को। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।